बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अब देख रही हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 108 हिस्सा सुन चुके हैं और अब 9 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। और नए आने वाले दोस्तों से खुसूसी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके। नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। अब चलते हैं अली यार खान की तरफ। ऐसे नहीं, तहजीब ने कहा, अहद करो कि आइंदा कभी मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं करोगे और मेरे नायबे खुसूसी की हैसियत से ही काम करते रहोगे। मेरी तो जी तौबा जो आइंदा ऐसा ख्याल भी ज़हन में लाऊं। मैंने कान पकड़ कर कहा, मुझे तो बस तुम अपने कदमों में जगह दे दो, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। कदमों में जगह दी जा सकती है, तहजीब ने कहा। उसके होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। और मैं इस एजाज के लिए मादाम एक्स का बेहद मशहूर हूँ, मैंने कहा और उठकर तहजीब के पैरों के पास जा बैठा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तहजीब, मुझे वाकई अपने कदमों में बैठते देखकर भूख ला गई। मादी में मैंने कई बार तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करके तुम्हें जो कुछ तकलीफ पहुंचाई उसका अजाला कर रहा हूँ, मैंने गुलूगीर आवाज में कहा, मगर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे अपने कदमों में पड़ा रहने दो तहजीब। मालकम एक्स तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं मेरे बराबर है, तहजीब ने कहा और मैं हंसता हुआ उठकर उसके बराबर सोफे पर बैठ गया। साइड टेबल से राइटिंग पैड उठाकर मैंने उस पर लिखा। बज़ाहिर तो यहाँ ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती तहजीब जिससे शुबा हो कि ओशील हमारी गुफ्तगू सुन सकेगा, लेकिन उसके बावजूद हम मुहतात रहेंगे। तहजीब ने मेरे हाथ से बाल पॉइंट लेकर लिखा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, अब ये बताओ कि ओशील मिकाइल के साथ क्या सलूक करने का इरादा रखती हो। उसका वक्त का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक होगा, तहजीब ने कहा। मुमकिन है वो कोई नई चाल चलने की तैयारियां कर रहा हो। फिल वक्त तो उसके इम्कानात जरा कम ही नजर आते हैं। फार्मूले हासिल किए बगैर वो हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या ख्याल है, रकम की वसूली की रसीद लेकर इसे यहीं कत्ल करके निकल चलें? इस बारे में अभी कोई फैसला करना कबल अज़ वक्त होगा। मालूम नहीं हालात क्या करवट इख्तियार करेंगे, जैसे हालात होंगे उसके मुताबिक ही अमल करेंगे। मैंने सारी लाकर तहजीब से मुत्तफिक होने का इजहार किया और जिस कागज पर हमने लिखा था उसे जलाकर राख गुसल खाने में बहा दी। एहतियातन पैड के मजीद 2-3 कागज और जला दिए ताकि सादा सफात पर तहरीर का कोई निशान बाकी न रह जाए जिसे पढ़ा जा सके। वो रात और उससे अगला दिन और रात हमने ओशील मिकाइल के मेहमान के तौर पर सुकून से गुजारे। मुलाजमीन हमारी जरूरियात का पूरी तरह ख्याल रख रहे थे, जबकि ओशील मिकाइल दिखाई नहीं दिया था। हमने भी उसके बारे में किसी से पूछने की जहमत नहीं की। गोटेल के बैंक से रकम की वसूलियाबी की रसीद आने में कुछ वक्त तो लगना ही था। तीसरे रोज सुबह ही सुबह हमें ताम गाह में ले जाया गया, जहाँ खाने की मेज पर ओशील मिकाइल भी मौजूद था। हमें देखकर वो अजीब सी अंदाज में मुस्कुराया और उसने एक फाइल निकालकर हमारे सामने रख दी। ये लो, मैंने रकम जमा करा दी, कागजात चेक कर लो, उसने कहा। रकम तो पूरी जमा कराई है ना ओशील, मैंने मुस्कुरा कर कहा। कागजात गवाही देंगे कि मैंने पूरे $75 मिलियन ही जमा कराए हैं। दरअसल तुमसे डर ही लगता है, तुम बिजनेसमैन हो ना, और तुम्हारे तिजारती नजरियात जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ओशील मिकाइल का चेहरा मारे खिफत के सुर्ख हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात का फैसला कैसे होगा ओशील की ये कागजात जेली नहीं है, तहजीब ने कहा। तुम्हें इख्तियार है कि तुम में से कोई एक जाकर इन कागजात की तस्दीक कराए, लेकिन तस्दीक होने तक बकिया 2 अफराद को यहीं रुकना होगा। लेकिन ओशील, मैंने कहा, इस काम में तो कई दिन लग जाते हैं, तुमने एक ही दिन में ये सारा काम कैसे कर लिया? मुझ पर बिला वजह शुबा मत करो, ओशील ने नागवारी से कहा। मैंने रकम बहुत अर्जेंट तरीके से भेजी है और इतनी जल्दी रसीदें मंगवाने में मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं इस मामले की अहमियत के पेश नज़र मैंने इतनी जल्दी की है, वरना ये इतना आसान काम नहीं था। इसलिए तो मुझे हैरत हो रही है मिस्टर ओशील, मैंने कहा और फाइल खोलकर अपने सामने रख ली। रसीदों की जांच पड़ताल मैंने बहुत बारीक बीनी से की, इसलिए कि उस कमबख्त से किसी भी धोखेबाजी की तवक्को की जा सकती थी। कागजात की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद मैंने फाइल तहजीब की तरफ बढ़ा दी। तहजीब के बाद जाहिर ने भी कागजात चेक किए। ओशील मिकाइल खासी बेचैनी से हमें देख रहा था। कागजात के असली होने की तस्दीक करने के लिए तुम में से कौन जाएगा, उसने पूछा। बज़ाहिर तो इनमें कोई गड़बड़ नहीं मालूम होती, मैंने कहा। ताम इस जिम्न में हतमी फैसला मैडम एक्स ही करेंगी।
इसकी जरूरत नहीं, तहजीब ने कहा। कागजात असली मालूम होते हैं। इसके अलावा मिस्टर ओशील से ये तवक्को भी नहीं की जा सकती कि इन्होंने मजीद कोई हमाकत की होगी। यानी आप इन कागजात से पूरी तरह मुतमईन हैं? ओशील ने बेताबी से पूछा। हाँ, तहजीब बोली, मैं इन कागजात से पूरी तरह मुतमईन हूँ। गोया अब हम मतलब की बात कर सकते हैं, ओशील मिकाइल ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि अब डी फोस्टर और फार्मूले तुम्हारे हवाले कर दिए जाएं? हाँ, ओशील ने कहा। अब तो मैंने जुर्माने की रकम भी अदा कर दी है। कह तो तुम ठीक रहे हो, तहजीब कुछ सोचने की अदाकारी करते हुए बोली। लेकिन ये बताओ कि माल यहीं मंगवाया जाए या तुम हमारे साथ चलोगे? मुनासिब तो यही रहेगा कि वो चीजें आप यहीं मंगवा लें, ओशील मिकाइल बोला। बिल्कुल मंगवाए देते हैं ओशील, लेकिन मुश्किल ये है कि इस काम के लिए हमें खुद जाना पड़ेगा, तहजीब ने कहा। तो अब तीनों में से कोई एक जाकर उन्हें ले आए, बकिया 2 आदमी यहीं रुक जाए। ऐसी भी क्या एतबारी मिस्टर ओशील, तहजीब मुस्कुराई। बेफिक्र रहें, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है, ओशील ने इसराइल किया। फार्मूले और डी फोस्टर को लाने के लिए एक आदमी भी बहुत काफी है। यही तो मुश्किल है मिस्टर ओशील, तहजीब तवील सांस लेकर बोली। डी फोस्टर और फार्मूलों के उसूल के लिए हम तीनों को जाना बहुत जरूरी है। मैं समझ नहीं सका कि इसकी क्या जरूरत है, ओशील ने हकला कर कहा। हम तीनों में से अगर एक फर्द भी कम हुआ तो ना तो डी फोस्टर मिल सकेगा और ना फार्मूले, तहजीब ने कहा। हमने इस सिलसिले में बहुत सख्त हदायत जारी की थी। अगर तुम तीनों का ही जाना जरूरी है तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूं? तहजीब ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने तहजीब की निगाहों का मतलब समझते हुए जल्दी से कहा, ठीक है मिस्टर ओशील मिकाइल, अगर सब्र नहीं कर सकते तो इन्हें भी अपने साथ लिए चलते हैं, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। ठीक है मिस्टर ओशील, तहजीब ने कहा, हम आपको भी साथ लिए चलेंगे, लेकिन आपको तनहा चलना होगा। ओशील मिकाइल के चेहरे पर बदहवासी के आसार उभरे। लेकिन मैं अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जाना चाहता हूँ, उसने कहा। इसकी क्या जरूरत है? तहजीब के माथे पर बल पड़ गए। असूली तौर पर तो हमें आपको भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। हमने इसकी इजाजत दे दी है, यही काफी है। ओशील मिकाइल बुखलाया हुआ नजर आने लगा। लेकिन जिन लोगों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा वो मेरे एतबार के आदमी हैं, लेकिन हम उसे पसंद नहीं करेंगे मिस्टर ओशील, तहजीब ने 2 टोक अंदाज में कहा। क्या आपको हम पर एतबार नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था, ओशील गड़बड़ा गया। मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है। तो फिर आप यहीं इंतजार क्यों नहीं कर लेते? तहजीब ने चुभते हुए लहजे में कहा। आपकी अमानत आपको पहुंच जाएगी। तुम तो जानते हो ओशील की रकम की वसूली के बाद हमें ना तो डी फोस्टर से कोई दिलचस्पी है और ना ही फार्मूलों से, मैंने कहा। लिहाजा घबराने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं तन्हा ही चलता हूँ, ओशील ने घबरा कर कहा। लेकिन मैं डी फोस्टर को कैसे काबू में करूंगा? ओह, तो आप इस वजह से परेशान हो रहे थे, तहजीब ने कहा। बेफिक्र रहिए, उसे बेहोशी की हालत में आपके हवाले किया जाएगा, मगर शर्त यही है कि आप हमारे साथ तन्हा चलेंगे। अगर उसे बहालत बेहोशी मेरे हवाले किया जाएगा और उसे यहाँ लाने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी तो मुझे तुम्हारे साथ तन्हा चलने में कोई एतराज नहीं है। दरअसल हमारे कुछ उसूल हैं जिन पर हम बहुत सख्ती से अमल पैरा रहते हैं, इसलिए ये ताकीद भी करना जरूरी है कि आपका कोई आदमी हमारा ताकुब करने की कोशिश भी नहीं करेगा, तहजीब ने कहा। अगर आपने इस किस्म की कोई भी हमाकत करने की कोशिश की तो ये पहले सोच लीजिएगा कि इसके नतीजे में आपको डी फोस्टर और फार्मूले से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोने पड़ जाएंगे। ओशील मिकाइल के थूक निकलने की आवाज मैंने साफ सुनी थी। ठीक है, उसने तकलीफ दे आवाज में कहा। मुझे ये शर्त भी मंजूर है, मेरा कोई आदमी ताकुब भी नहीं करेगा। आप समझदार आदमी हैं मिस्टर ओशील, तहजीब ने सर हिलाकर कहा। आपने ताउन किया तो बहुत जल्द फार्मूलों के मालिक बन जाएंगे। ओशील मिकाइल खामोशी से उठ गया। उसने तैयार होकर आने में ज्यादा देर नहीं लगाई। हम किस तरह चलेंगे? उसने पूछा। मैं अपनी कार निकलवाऊं या किसी और तरह चलना है? हम आपकी कार पर ही चलेंगे मिस्टर ओशील, तहजीब ने कहा। लेकिन आप कार खुद ड्राइव करेंगे, ड्राइवर को भी साथ लेने की जरूरत नहीं है। ओशील मिकाइल का चेहरा बुझ कर रह गया, मगर उसने ड्राइवर को साथ लेने के लिए इसरार नहीं किया। गालिबन उसका इरादा ये था कि ड्राइवर के रूप में अपने किसी खतरनाक आदमी को साथ ले लेगा। 10 मिनट बाद हम ओशील मिकाइल की कार में पेरिस की सड़कों पर सफर कर रहे थे। कार ओशील मिकाइल खुद ही ड्राइव कर रहा था। तहजीब उसके बराबर बैठी उसे रास्ते बताए जा रही थी, जबकि मैं और जाहिर पिछली नशिस्त पर थे। ओशील मिकाइल के बारे में हमने फैसला कर लिया कि उसकी जिंदगी अब फजूल है, लेकिन उसे ठिकाने लगाने के तरीके कार के बारे में मेरे और तहजीब के दरमियान कोई हतमी तरीका नहीं तय हो सका था। अब ये काम तहजीब के सर आ पड़ा था। मुझे कुछ अंदाजा था कि उसके जहन में क्या तरीका है।
कार तहजीब की बताई हुई सड़कों पर दौड़ती हुई बतदरीज शहर से बाहर की तरफ जा रही थी। ये तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? ओशील मिकाइल ने कहा। अब तो शहरी हुदूद भी खत्म हो गई। हमने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि हमारी मंजिल शहर के अंदर ही है, तहजीब ने कहा। कहीं तुम ताकुब का अंदाजा करने के लिए तुम मुझे बेमकसदी मुख्तलिफ सड़कों पर नहीं घुमा रही? इसका अंदाजा तो हो चुका ओशील, मैंने कहा। हमारे ताकुब में कोई भी नहीं है। आखिर मुझे मालूम तो होना चाहिए कि अब हमें मजीद कितना सफर और करना है, ओशील ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। क्या तुम घबरा रहे हो ओशील? तहजीब ने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं, लेकिन मुझे उलझन हो रही है, ओशील बोला। शहर के बाद अब मुजाफाती इलाका भी खत्म होने को है। मालूम है हम 22 मील सफर कर चुके हैं। हमें तकरीबन 3 मील मजीद सफर करना होगा मिस्टर ओशील, तहजीब ने कहा। वापसी में पेट्रोल तो खत्म नहीं हो जाएगा, उसकी तरफ से बेफिक्र रहो, टैंकी फुल है। इसके अलावा कार में पेट्रोल के फादल टिन भी मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए कार में खामोशी छा गई। फिर ओशील मिकाइल दोबारा बोला। आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं मैडम एक्स? अब तो मुजाफाती इलाका भी पीछे रह गया। बस मिस्टर ओशील, इस जगह से कार सड़क से नीचे उतार लीजिए, तहजीब ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या? ओशील हैरत से मुंह फाड़ कर रह गया। लेकिन उस तरफ तो कुछ भी नहीं है। हैरत है मिस्टर ओशील, आप पेरिस के बाशिंदे होकर भी नहीं जानते कि उस तरफ क्या है, तहजीब ने कहा। उस खजाने को छुपाने के लिए ऐसी ही जगह दरकार थी जिसकी तरफ किसी का भी ज़हन ना जा सके, मैंने कहा। ठीक है, ओशील ने कहा और कार सड़क से नीचे उतार दी। अब कार कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। तकरीबन 1.5 मील तक तो जमीन सख्त थी, इसलिए कार आगे बढ़ती रही। लेकिन उसके बाद रेतला इलाका शुरू हो गया। यहाँ पहुंचकर कार की रफ्तार सुस्त हुई और फिर बिलाखिर कार रुक गई। क्या बात है मिस्टर ओशील? तहजीब ने बड़ी मासूमियत से कहा। आपने कार रोक क्यों दी? अभी हमारी मंजिल तो नहीं आई। अब क्या इसे हवाई जहाज बना दूं? ओशील ने बना कर कहा। इस रेत पर कार क्या खाक चलेगी? ऐसे मुकामात पर कार चलाने के लिए तजर्बे की जरूरत होती है, मैंने कहा। क्या बकवास है? ओशील मेरी तरफ पलटा। रेत पर कार किसी तरह भी नहीं चल सकती। चल सकती है मिस्टर ओशील, मैंने कहा। अगर आप कहें तो मैं आपको अमली मुजाहरा करके दिखा सकता हूँ। आओ, ओशील ने झिंझलाए हुए अंदाज में कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। और उसके साथ ही मैं भी कार से बाहर आ गया। लेकिन मैं अगली नशिस्त की तरफ बढ़ने की बजाय खुद उसकी तरफ बढ़ा। उसने हैरत से मुझे देखा, लेकिन कबल इसके कि उसके मुंह से किसी किस्म की कोई आवाज निकलती। मैंने उसके कोट की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ये क्या बदतमीजी है? ओशील मिकाइल ने खौफ और गुस्से से मिले जुले लहजे में कहा। तुम बता सकते हो ओशील की ये पिस्तौल तुम्हारी जेब में क्या कर रहा था? मैंने उसकी बात नजरअंदाज करके कहा। तुम मेरे साथ ये सलूक करने का कोई हक नहीं रखते। मैं इस पिस्तौल का मालिक हूँ, इसे जहाँ चाहूँ रखूँ। मैं बता सकता हूँ ओशील, मैंने बड़े मजे से कहा। दरअसल हमारे पास तुम्हें हलाक करने के लिए कोई हथियार नहीं था। नहीं, ओशील ने दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाकर कहा। मुझसे मजाक मत करो, मुझे खौफजदा मत करो। अगर मुझे यकीन होता कि मैं तुम्हें इतना खौफजदा कर सकता हूँ कि तुम खौफ की ज्यादती से मर जाओगे, तो यकीन करो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए कोई हथियार इस्तेमाल ना करता। आप इसे समझाइए मैडम एक्स, ओशील ने मुल्तिजाना अंदाज में तहजीब से कहा, जो कार से उतर आई थी। बुरी बात है अली, किसी को कत्ल करने से कबल उसे खौफजदा करना बुरी बात है, तहजीब ने नासियाना अंदाज में मुझसे कहा। याद रखो, नेक काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। ये आप कह रही हैं मैडम एक्स? ओशील खौफजदा लहजे में बोला। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अपनी तरफ से तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी ओशील, तहजीब ने नफरत से कहा। अगर हमने अपने तहफ्फुज़ का बंदोबस्त ना कर रखा होता तो क्या तुम हमें छोड़ देते? मैं अपने किए का खुमियाजा भुगत चुका हूँ। जितनी बड़ी रकम मैंने अदा की है, इतना तावान तो हुकूमतें भी अदा नहीं करती। तुम उसके लिए मजबूर हो गए थे ओशील। काश ये सब कुछ तुमने अपनी खुशी से कर लिया होता तो तुम्हें ये वक्त ना देखना पड़ता, मैंने कहा। मुझे कत्ल करके तुम लोग बच नहीं सकोगे, ओशील मिकाइल ने पैंतरा बदला। किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगी ओशील, इसलिए तो हम तुम्हें तन्हा यहाँ लाए हैं, तहजीब बोली। लेकिन पेरिस की पुलिस मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपना जवाब नहीं रखती, उसने धमकी दी। मैं इस्तेज़ाइया अंदाज में हंस पड़ा। फ्रांस के सीक्रेट एजेंटों की आंखों में धूल झोंक कर तो हमने फार्मूले उड़ाए हैं। अब पुलिस से भी 2-2 हाथ हो जाएंगे। तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? ओशील गिड़गिड़ाया। मेरी जान लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम इंतहाई अहमक आदमी हो ओशील, मैंने पिस्तौल लहराया। अपना आला कत्ल अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। तुम जैसे अहमक से हमें कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें मजीद रकम दरकार है तो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ, उसने हमें लालच देने की कोशिश की।
हम बहुत बेवकूफ लोग हैं ओशील, मैंने हंस कर कहा, और कनात पसंद भी हैं, इसलिए जो थोड़ी बहुत रकम हाथ लग गई है उसी पर इक्तफा कर लेंगे। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी से मत खेलो, ओशील गिगियाया। सुनो मक्कार यहूदी, मैं दांत पीस कर बोला, मौत तुम्हारा मुकद्दर हो चुकी है, अब किसी भी हरबे से तुम मौत से नहीं बच सकोगे। अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। मैडम एक्स, ओशील रो देने वाले अंदाज में बोला, तुम तो कह रही थी कि ग्रीन पोल अपनी दयानतदारी के लिए मशहूर है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसी को दयानतदारी कहते हैं। मैडम ठीक कह रही थी ओशील, मैंने भारी आवाज में कहा, ग्रीन पोल वाकई अपनी दयानतदारी के लिए मशहूर है, लेकिन अब मैडम एक्स ग्रीन पोल की मेंबर नहीं है, अब वो अली ग्रुप की सरबराह है। अली ग्रुप? ओशील ने अली ग्रुप की टांग तोड़ी, ये भी तो ग्रीन पोल की कोई शाख ही होगी ना? नहीं, ये यहूदियों की शामियत आमाल है, मैंने कहा, और बदकिस्मती से तुम भी यहूदी ही हो। यहूदियों की शामियत आमाल? मैं इसका मतलब नहीं समझा, ओशील ने अटक अटक कर कहा। इस बात का मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। कभी अली यार खान का नाम सुना है? यूं महसूस हुआ जैसे ओशील मिकाइल को किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो वही अली यार खान? हाँ, मैं वही अली यार खान हूँ जो इसराइल के वजूद के लिए उसी तरह खतरा बनकर रह गया है जिस तरह खुद इसराइल का वजूद फलस्तीनियों के लिए। जिस ग्रुप की खिदमत तुमने हासिल की थी वो तंजीम आज़ादी फलस्तीन की एक शाख है जिसे तहदीम मालकम एक्स ने मेरे नाम पर कायम किया है। तुमसे जो रकम वसूल की गई है वो तुम्हारे नाम निहाल इसराइल के खिलाफ सर्फ की जाएगी। बैरूत के कैंपों में बेयारों मददगार पड़े हुए फलस्तीनी तुम्हारी इस दौलत के ज्यादा मुस्तहिक हैं। ओशील मिकाइल, जिस दौलत पर तुम सांप बने बैठे हो, कभी उन कैंपों की हालत जार जानने की जरूरत भी महसूस की है? ओशील, उन लोगों के पास पहनने को कपड़े और खाने को खुराक तक नहीं, उन्हें बेघर कर दिया गया है। दूध पीते बच्चे भूख की वजह से बिलक बिलक कर मर जाते हैं। माओ की छातियों से दूध खुश्क हो चुका है। ऊपर से इजरायली फौज के मुजालिम है और उस पर सितम यहूदी लाबी का ये प्रोपेगेंडा है कि इसराइली गासिब नहीं, मजलूम को जालिम साबित किया जा रहा है और जालिम मजलूम बना हुआ है। बैनुल अक़वामी प्रेस पर यहूदियों का कब्जा है, आलमी मईशत पर यहूदियों का कंट्रोल है, लेकिन मजलूम फलस्तीनी बेहतरीन नस्ल से लैस इसराइली फौज के सामने अपने हुकूक के लिए सीना सुपर है। उनके पास हथियार नहीं है लेकिन उनके हौसले जवान है। तुम अंदाजा कर सकते हो ओशील कि वो सिर्फ पत्थरों के सहारे अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। ये सिर्फ उनका जज्बा है, हक की जिद्दोजहद जिसके बायस उन्होंने आज तक हथियार नहीं फेंके। तुम लोग अपनी तमाम तर ताकत और वसाइल के बावजूद उनकी आवाज नहीं दबा सके और ना ही दबा सकोगे। अगर फतेह हक की होकर रहेगी, ताकत के जिस जाम में तुम लोग मुब्तला हो वो बहुत जल्द टूट जाएगा। तुम लोगों को फलस्तीन की सरजमीन छोड़कर निकलना ही पड़ेगा। और याद रखो कि जब तक एक फलस्तीनी भी जिंदा है उस वक्त तक अली यार खान भी उनकी जिद्दोजहद में शरीक रहेगा, ख्वाह वो कहीं भी हो, उनके मफादात के लिए लड़ता रहेगा। ओशील मिकाइल फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। लेकिन मेरा कसूर क्या है? उसने अज़ियानी अंदाज में कहा, क्या मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं यहूदी हूँ? तुम इसी जुर्म की बुनियाद पर मुझे मार डालोगे? मैं तो इसराइल में रहता भी नहीं हूँ। बकवास मत करो ओशील, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम अली यार खान की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जितने करीब से मैंने यहूदियों को देखा है कम लोगों ने देखा होगा। अगर तुम इसराइल में नहीं रहते तो क्या हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसराइल के खिलाफ हो। मुझे मालूम है ओशील के दुनिया भर के दौलतमंद यहूदी इसराइल की बका के लिए इसकी माली इमदाद करते ही रहते हैं। तुम लोगों की इस दौलत पर इसराइल से ज्यादा मजलूम फलस्तीनियों का हक है। मैंने यहूदियों की नाजायज दौलत का सही मतलब तलाश कर लिया है। अब ये दौलत इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगी। तुम मेरी सारी दौलत ले लो, मैं अपनी तमाम दौलत फलस्तीनियों के नाम कर दूंगा, इसराइल से नाता तोड़ दूंगा। तुम जो कहोगे वही करूंगा, मुझे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मेरा लगाया हुआ कहका बहुत तवील था। बहुत को सामने देख कर तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। तुम क्या चीज हो? मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। जो तुम कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ, तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुमने अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान नहीं की ओशील, मैंने सफा काना लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। तुम्हारे बाद हारूद राबील का नंबर आएगा। तुम यही चाहते थे ना कि अमेरिका में असले की निजी सनत उसकी तहवील से निकल जाए। अब तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन अफसोस तुम इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। मैंने पिस्तौल वाला हाथ बुलंद किया। ओशील ने आखिरी लम्हों में मुझ पर झपटने की कोशिश की थी, मगर गोली उसके दिल में पेबुस हो चुकी थी।
वो कोई आवाज निकाले बगैर ही ऊंधे मुंह रेत पर गिर पड़ा। आओ तहजीब, मैंने पिस्तौल ओशील की लाश पर फेंकते हुए कहा, अब यहाँ से निकल चले। इस कार पर ही क्यों ना वापस चले जनाब, जाहिर ने हमें पैदल वापस होते देख कर कहा। पेरिस के लोगों के लिए ये जानी पहचानी कार होगी जाहिर, इसे इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक होगा। तो क्या हम शहर तक पैदल ही जाएंगे, जाहिर ने पूछा। नहीं जाहिर, शहर तक पैदल चलना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ से शहर का फासला कम से कम 25 मील तो जरूर होगा। अगर हमने पैदल ही सफर करने की कोशिश की तो शाम हो जाएगी और हम शहर तक फिर भी नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन सवारी का इंतजाम होना भी तो मुमकिन नहीं है जनाब, ये तो बिल्कुल ही वीराना है। हमें सड़क तक तो पैदल ही जाना होगा, तहजीब बोली। वहां से कोई ना कोई हमें लिफ्ट दे ही देगा। मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा हम तीनों अफराद अलग-अलग सफर करें, मैंने कहा। अब हमारा एक साथ देखा जाना मुनासिब नहीं होगा। मेरी इस तजवीज़ पर अमल किया गया और हम तीनों मुख्तलिफ सिमतों में चल पड़े। ओशील मिकाइल से वसूल किए हुए कागजात मेरे पास महफूज थे। कोई 1 घंटे तक पैदल चलने के बाद सड़क तक पहुंच सका, जहां से मुझे एक कंपनी की गाड़ी में लिफ्ट मिल गई। वो गाड़ी किसी दूसरे शहर से आ रही थी और उसने मुझे पेरिस की एक सड़क पर उतार दिया। शहर में दाखिल होने के बाद होटल तक पहुंचना क्या मुश्किल था। मुझे फौरन ही एक टैक्सी मिल गई जिसने मुझे होटल पहुंचा दिया। तहजीब कमरे में मौजूद थी और नहा धोकर निखरी नजर आने लगी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, वो गुनगुनाई, देर आयद दुरुस्त आयद। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा और ओशील से वसूल शुदा कागजात उसे दे दिए। इन कागजात की हिफाजत बेहद जरूरी है तहजीब, यही हमारी मेहनत का समरा है। पहले तुम नहा लो, तहजीब ने कागजात लेते हुए कहा, फिर हम खाना खाएंगे। तवील अरसा हो गया सुकून से खाना खाए हुए भी। बूढ़ हाजिर हो सकता है चीफ, दरवाजे की तरफ से बूढ़ की आवाज सुनाई दी। वो दरवाजे से कमरे में झांक रहा था। आओ आओ बूढ़, मैंने कहा। बस मैं अभी तुम्हें ही बुलवाने वाला था, रहने दो चीफ, बूढ़ ने बुरा सा मुंह बना कर कहा। मुझे मालूम है ये सब मुंह देखे की बातें तुम करते हो। मैडम के सामने बूढ़ बेचारे की क्या औकात है। मुझे एहसास है बूढ़ के हमारी वजह से तुम्हें खासी ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। 3 दिन से रातों की नींदें आराम हो गई हैं चीफ। अगर इस वक्त मैडम और जाहिर ना आ गए होते तो मैं उस कमबख्त ओशील मिकाइल के खिलाफ कोई कदम उठाने ही वाला था। बुरी बात है बूढ़ मरे हुए लोगों को बुरा भला नहीं कहा करते, मैंने कहा और बूढ़ चौंक कर तहजीब को देखने लगा। उह, लेकिन मुझे मैडम ने कुछ नहीं बताया। बूढ़ बेचारा इस काबिल ही कहाँ कि उसे किसी बात में शरीक किया जाए। इतने मोहलत ही कहाँ मिली, तहजीब ने कहा। और फिर तुम्हें भी तो चीफ के बारे में पूछने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। बस क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। चीफ की शख्सियत में मालूम नहीं क्या बात है कि बूढ़ को उनके बगैर बेकली सी महसूस होने लगती है। अच्छा बस, मैंने हाथ उठाकर कहा, अब मैं भी जरा नहा धोकर ताज़ा दम होना चाहता हूँ। बकिया बातें खाने की मेज पर होगी। किसे खबर कि अब कब मुलाकात होगी, बूढ़ ने एक सरदा भर कर कहा। मेरी ताज़ा तरीन महबूबा मेरा इंतजार कर रही होगी। 3 रोज से तो तुम हमारी फिक्र में घुले जा रहे हो, मैंने बूढ़ को घूरा। फिर ये नई महबूबा कहाँ से आ गई? अरे तो क्या मैं इश्क भी ना करूं? बूढ़ ने बुरा मान कर कहा। यही तो एक ऐसा काम है जो हर हाल में किया जा सकता है। मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरे इश्क करने पर कदगन लगाए। वो कुछ सुने बगैर पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कोई 1 घंटे बाद मैं, तहजीब और जाहिर के साथ होटल के डाइनिंग हॉल की एक मेज पर बैठा था। खाने के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हमारे पहले मिशन की तकमील हो चुकी है अली, तहजीब ने कहा, और इस मिशन में हमने गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल की है। गैर मुतवक्के गालबन तुम इसलिए कह रही हो कि हमने ओशील मिकाइल से तयशुदा रकम से दुगनी रकम वसूल कर ली है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हमारी कामयाबी हर लिहाज से गैर मुतवक्को साबित हुई है अली, तहजीब बोली। फार्मूले भी गैर मुतवक्का तौर पर ही हमारे हाथ लगे, वरना डी फोस्टर के साथ वो भी हमेशा के लिए दफन हो गए होते। अगर कोई आदमी नेक मकसद लेकर उठे तो उसे ऐसी गैर मुतवक्को कामयाबियां हासिल होती हैं, जाहिर ने कहा। किसी हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है जाहिर, मैंने कहा, लेकिन एक बुनियादी चीज और भी है जिसे हम तर्ज अमल का नाम दे सकते हैं। ख्वाह कितना ही नेक मकसद लेकर क्यों ना उठे हों, अगर हमारा तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है तो या तो कामयाबी जरा मुश्किल से होगी और यह भी मुमकिन है कि सिरे से कामयाबी हासिल ही ना हो। आपकी बात वजाहत तलब है जनाब, जाहिर ने कहा। बात पूरी तरह समझ में नहीं आ सकी। मिसाल के तौर पर डी फोस्टर का केस ही ले लो। फार्मूलों के हुसूल के लिए कई पार्टियां कोशां थी, उन सब का तर्ज अमल जारहाना था। उन्होंने तशद्दुद की पॉलिसी अपनाई थी, उसके बरखिलाफ हमने मुख्तलिफ राहें अपनाई।
अगर हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले होते और हमने भी डी फोस्टर पर तशद्दुद किया होता तो वो अपनी जान दे देता, मगर हमें फार्मूलों के बारे में कुछ ना बताता। लेकिन महज हमारा हमदर्दाना रवैया देखकर उसने खुद ही हमें सब कुछ बता दिया। मैं समझ गया जनाब, जाहिर ने कहा, लेकिन क्या इंसान का तर्ज अमल उसके बुनियादी मकासद के साथ मशरूत नहीं होता? आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभी इसके बरक्स भी हो सकता है। खैर, तहजीब ने कहा, ये तो बहस तलब बात है। अब ये बताओ कि मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? ये तो तय भी हो चुका, मैंने मुस्कुरा कर कहा। अब हमारा टारगेट एक और यहूदी होगा, यानी हारूत राबील। तहजीब ने खुश होकर कहा, असले का अरबपति अमरीकी ताजर। हाँ, अगर हमने उसे सरफे नजर कर दिया तो बड़ी बेइंसाफी हो जाएगी, और तुम्हें मालूम है कि मैं बेइंसाफी को सख्त नापसंद करता हूँ। मालूम नहीं उसके करतूत अभी तक अमेरिका की हुकूमत के इल्म में आए हैं या नहीं। तहजीब बोली, आए हो या ना हो, हमारे लिए दोनों सूरतें ही फायदेमंद है। वो किस तरह? तहजीब ने पूछा। अगर हुकूमत अमेरिका उसकी हरकतों से लाइम है तो हम उसे ब्लैकमेल कर सकेंगे, और अगर उसकी हरकतें तश्तबाम हो चुकी हैं तो भी वो इन फार्मूलों के उसूल के लिए सर धड़ की बादी लगा देगा। यानी ये बात तयशुदा है कि अब हमारी अगली मंजिल अमेरिका और आइंदा शिकार हारूत राबील ही होगा। हाँ, हम यहाँ से अमेरिका के लिए रवाना होंगे, वहाँ पहुंचकर हारूत राबील से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और फार्मूले मार डी फोस्टर के हवाले करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इसके इवज़ हम उससे कितनी रकम का मुतालबा करेंगे अली? तहजीब ने पूछा। कम अज कम इतनी रकम तो होनी ही चाहिए जितनी हमने ओशील मिकाइल से वसूल की है। ठीक है, तहजीब ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, लेकिन क्या उस रकम की इवज़ फार्मूले भी उसके हवाले कर दोगे? ये तो हमारी मर्जी पर मुनहसर होगा, मैंने मैनीखेज लहजे में कहा। फार्मूले उसके हवाले ना भी किए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तहजीब हंस पड़ी। यही क्या कम होगा कि हम हुकूमत की निगाहों में उसे जलील नहीं होने देंगे? सिर्फ जलील? मैंने ताज्जुब से कहा। अरे उसका पूरा कारोबार तबाह हो जाएगा, बिजली की कुर्सी अलग उसका मुकद्दर बनेगी। जलील होने में ये सारी चीजें शामिल है अली। ओशील मिकाइल तो हमारे लिए बहुत तरन वाला साबित हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है हारूत राबील बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा। मैंने कहा, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। तहजीब चिटकारा लेकर बोली, तो इस प्रोग्राम पर कब से अमल दरामद शुरू कर रहे हो? फौरी तौर पर। मैंने कहा, हमारे पास जाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं है। ठीक है अली, तहजीब ने कहा, मैं बुढ़ को यहीं बुलवाए लेती हूँ ताकि उसे जरूरी हदायत दे दी जाए। तुमने तो सब कुछ सुनी लिया है जाहिर, इस मुहिम में तुम भी हमारे साथ शरीक होगे। मैं समझ रहा हूँ जनाब, जरूरत पड़ने पर मुझे फिर डी फोस्टर का रूल करना होगा। हाँ, अब तुम हमारे लिए इतने ही अहम हो गए हो जितनी किसी अंधे के लिए उसकी लाठी अहम होती है। बुढ़ को बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल होता हुआ नजर आया था, लेकिन तनहा नहीं था। उसके हमरा एक फ्रांसीसी, दो शीजा भी नजर आ रही थी। बुढ़ किसी मुनासिब सी मेज की तलाश में निगाह दौड़ा रहा था कि हम उसे नजर आ गए। बुढ़ ने हमें यूं नजरअंदाज कर दिया जैसे उसके लिए हमारी कोई अहमियत ही ना हो, जैसे वो हमें जानता तक ना हो। तुमने देखा? तहजीब ने वसीले लहजे में मुझसे कहा। कितनी बेरुखी से दूसरी मेज पर जाकर बैठ गया है। मैं देख रहा हूँ इस वक्त वो मसरूफ है, हमें उसे इतना ज्यादा शाकी नहीं होना चाहिए। तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो? तहजीब हैरत से बोली। मैं ये हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत कारामद आदमी है तहजीब, अगर फुर्सत के औकात में बेहूदगियां करता है तो हमारी सेहत पर उसका क्या असर पड़ता है? हमें उससे काम है और वो लाट साहब मसरूफ हैं। मैं अभी जाकर उसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। तहजीब बड़े गुस्से के आलम में कुर्सी से उठी। मैंने तहजीब का हाथ पकड़ लिया। बैठ जाओ तहजीब, मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। मैंने तहजीब को बिठा दिया और खुद उठकर बूढ़ की मेज के करीब पहुंच गया। मेरी आमद पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी साथी भी चौंकी थी, लेकिन मैंने उन दोनों पर तवज्जो दिए बगैर बड़े इत्मीनान से एक कुर्सी खींची और बैठ गया। बूढ़ ने फ्रांसीसी में बड़ी शाइस्तगी से कहा, वैसे बगैर इजाजत लिए किसी की मेज पर इस तरह बैठ जाना गैर इखलाकी हरकत है। मैं तुमसे इखलाकियात पर लेक्चर लेने नहीं आया हूँ, मैंने अंग्रेजी में कहा। लेकिन याद रखो, अगर मैंने फ्रांसीसी बोलनी शुरू कर दी तो मेरा लहजा धमकी अमेज हो गया। ओहो, ये शख्स फ्रांसीसी नहीं जानता, गालिबन कोई गैर मुल्की है। बूढ़ ने अपनी साथी से कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इससे अंग्रेजी में दो चार बातें कर लूं। बूढ़ की साथी ने सर की जुम्बश से उसे इजाजत दे दी, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही जमी रहीं। ये फ्रांसीसी के अलावा और कोई ज़बान नहीं जानती चीफ, बूढ़ ने मुझसे अंग्रेजी में कहा। लेकिन तुम क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर देने पर तुल गए हो? बेड़ा गर्क करने पर तुला होता तो इस वक्त फ्रांसीसी बोल रहा होता।
मैंने बेइतनाई से कहा, मुझे इस वक्त तुमसे कुछ अहम बातें करनी है और गालिबन तुम्हें फुर्सत नहीं है। अरे तो क्या वो अहम बातें यहीं इस मेज पर करोगे? बूढ़ ने बुखला कर पूछा। अगर तुम्हारी मसरूफियात तवील हैं तो मजबूरन यही बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल तवील नहीं है चीफ, बड़ी मुश्किल से लंच टाइम में लेकर आया हूँ, बस मुझे 1 घंटे की इजाजत दे दो। 1 घंटे में कोई हरज नहीं, मैंने उठते हुए कहा। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में आ जाओ। शायद बेचारा, मैंने बूढ़ को फ्रांसीसी में कहते सुना। उसे ये गलतफहमी हो गई थी कि मैं कोई गाइड हूँ। मैं पलट कर देखे बगैर अपनी मेज पर वापस आ गया। उसने 1 घंटे की मोहलत तलब की है। मैंने तहजीब से कहा, इसकी हरकतें बेहद तकलीफ दे हैं। तहजीब ने कहा, वो अभी तक गुस्से में थी, इससे तो मैं अच्छी तरह निपटूंगी। क्यों अपना खून जला रही हो? मैंने हंस कर कहा, वो बहुत ढीठ आदमी है, उस पर किसी बात का असर नहीं होगा। अपने वादे के मुताबिक बूढ़ ठीक 1 घंटे बाद मेरे पास पहुंच गया। कमरे में तहजीब ज़ाहिर भी मौजूद थे। बैठो बूढ़, मैंने कहा। तुम्हें मालूम है कि फ्रांस में हमारी आमद का मकसद पूरा हो चुका है और अब हमें अमेरिका रवाना होना है। बूढ़ के लिए क्या हुक्म है चीफ? उसने कमाले सादत मंदी से कहा। बूढ़ को तो बस हुक्म दिया करो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से रवानगी में ताखीर ना होने पाए। जिस कदर जल्द हम यहाँ से निकल जाएं उतना ही अच्छा है। हम सब कानूनी तरीके से यहाँ आए थे चीफ, अब यहाँ से रवानगी हमारे लिए क्या मुश्किल है? बस किसी फ्लाइट में सीटें ही तो कन्फर्म करानी पड़ेंगी। ये काम भी जाहिर है तुम भी करोगे, मैंने कहा, या ये काम किसी और से करा लिया जाए। बूढ़ के होते हुए किसी और को जहमत देने की क्या जरूरत है? बूढ़ ने कहा, मैं कल ही किसी फ्लाइट में सीटें बुक कराए लेता हूँ। हम लोग मुतमईन हो गए। बूढ़ के सुपुर्द कोई काम करने के बाद मुतमईन नहीं हुआ जा सकता था। दिन का बकिया हिस्सा सुकून से गुजरा, कोई गैर मामूली बात नहीं हुई थी। हम लोग रात के खाने के बाद सो गए थे। फिर दरवाजे पर मुसलसल दस्तक की आवाजें सुनकर मेरी आंख खुली थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 नहीं बजे थे और दस्तक देने का अंदाज बहुत गैर मामूली था। मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? मैंने दरवाजा खोलने से कबल पूछा। दरवाजा खोलो चीफ। बाहर से बूढ़ की घबराई हुई सी आवाज सुनाई दी। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोल दिया। बूढ़ इजाजत लिए बगैर ही कमरे में घुस आया। उसके हाथ में कई अखबार मौजूद थे। ए ऊंट, तेरी कोई कल सीधी भी है? मैंने अपनी तशवीश छुपाते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा। इस वक्त तो सारी कलें टेढ़ी हो गई हैं चीफ, बूढ़ ने बदआवाज होकर कहा। लो खुद ही देख लो। उसने सारे अखबारात मेरे सामने रख दिए। मैंने धड़कते दिल से अखबार उठाया। तहजीब भी उठ चुकी थी, वो भी मेरे पास आकर अखबार देखने लगी। पहले अखबार के सफ़े पर मुझे वो खबर नजर आ गई जिसकी वजह से बूढ़ इस कदर परेशान हो गया था। खबर ओशील मिकाइल के कत्ल से मुतल्लक थी। अखबार में ओशील मिकाइल की तस्वीर भी थी और खबर में उन 3 अफराद का जिक्र भी था जिनके साथ ओशील मिकाइल को आखिरी बार देखा गया था। वो 2 मर्द और 1 औरत थी। खबर तो खैर ज्यादा तशवीशनाक नहीं थी, लेकिन खबर के साथ ही जो पेंसिल स्केच शाया किए गए थे उन्होंने असल मुसीबत पैदा की थी। उन स्केच की तैयारी में यकीनन ओशील मिकाइल के साथियों से मदद तलब की गई थी। स्केच हूबहू तो नहीं थे, लेकिन हम तीनों से इस कदर मुमासलत रखते थे कि कोई भी शख्स हमें पहचान सकता था। मैंने जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ डाली। हर अखबार ने यह खबर और तीनों स्केच नुमाया तौर पर शाया किए हैं चीफ, बूढ़ ने कहा। बूढ़ के कहने पर मैंने जल्दी जल्दी सारे अखबार देख डाले। वाकई हर अखबार में इस खबर के साथ हम तीनों के स्केच मौजूद थे। इंतहाई खौफनाक और सिनसनी खेज खबर है अली, तहजीब ने कहा। अब हमारा क्या बनेगा? हम तो समझ रहे थे कि आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अब तो पेरिस में हमारे फंस जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। तुम तो सुबह ही सुबह होशरुबा खबर ले आए हो, तहजीब ने बूढ़ से कहा। मुझे तो इस बात पर हैरत हो रही है कि तुमने अखबार कैसे पढ़ लिया। मुझे अंदेशा था मैडम कि 1 अरबपति फ्रांसीसी ताजर मारा गया है तो कुछ न कुछ जरूर होकर रहेगा, इसलिए मैं अखबार पढ़ने के लिए बेचैन था। चुनाचे जैसे ही अखबार मुझे मिला मैंने उसे पढ़ डाला, लेकिन ये तो मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि वो तुम लोगों की तस्वीरें अखबारों तक छाप देंगे। अब यहाँ से निकलने की क्या सूरत होगी? हम तो कमरे से निकलते ही धर लिए जाएंगे। तुम कमरे से निकलने की बात कर रही हो? मैंने कहा। जैसे ही अखबार होटल के अमले के किसी फर्द की निगाहों से गुजरेगा वो पहली फुर्सत में पुलिस को मुतला कर देगा। तो फिर जल्दी से कुछ सोचना होगा अली, तहजीब ने मुजरिबाना अंदाज में कहा। क्यों ना हम मेकअप कर लें? वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं जिनसे निमटना पड़ेगा। जब मेकअप करके हुलिया तब्दील कर लोगे तो उसके बाद क्या बाकी रह जाएगा? बूढ़ ने हैरत से पूछा। सबसे पहला मसला तो ये खड़ा होगा कि हम अपना सामान लेकर होटल से बाहर नहीं जा सकेंगे। उसके लिए होटल का हिसाब बेबाक करना पड़ेगा।
जो मेकअप के बाद मुमकिन नहीं रहेगा। हम निहायत जरूरी सामान अपने साथ लेंगे और फालतू चीजें यही छोड़ जाएंगे। होटल का हिसाब बाकी करने की जरूरत ही क्या है, तहजीब बोली। बुढ़ को भी लोग हमारे साथी की हैसियत से जानते हैं, उनकी निशानदेही पर पुलिस वाले बुढ़ को भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। बुढ़ मुंह खुलाकर बोला, गोया मुझे भी फरार होना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तहजीब ने कहा, हमारी तरह बुढ़ भी मेकअप करके यहाँ से निकल चलेगा। हम किसी और होटल में क़याम कर लेंगे। पेरिस की पुलिस की कारकर्दगी के बारे में तुम्हें कुछ मालूमात हैं? मैंने तहजीब से पूछा। बहुत अच्छी तरह, तहजीब सर हिलाकर बोली। जब मैं ग्रीन पोल में थी उस वक्त इन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा था। पेरिस की पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, उसके बावजूद तुम ऐसी बात कर रही हो। जब हम पुलिस को यहाँ नहीं मिलेंगे तो क्या वो अंदाजा नहीं कर लेंगे कि हम फरार हो गए हैं? उसके बाद वो कुदरती तौर पर दूसरे होटलों का रुख करेंगे और उन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि रात हमने यहीं गुजारी है। इसलिए वो ऐसे तमाम लोगों को चेक करेंगे जो आज किसी होटल में क़याम पजीर होंगे। ऐसे क़याम करने वाले खास तौर पर जद में आएंगे जो 2 मर्द और 1 औरत होंगे या 3 मर्द और 1 औरत होगी। तुम्हारा मतलब है कि ऐसे ग्रुप जिनमें 1 औरत हो और मर्दों की तादाद 2 या 3 हो खास तौर पर चेक किए जाएंगे, तहजीब ने कहा। हाँ, इसलिए कि अगर मेरे और ज़ाहिर के साथ बुढ़ को भी शामिल कर लिया जाए तो हम 3 मर्द हो जाते हैं। इसका हल तो बहुत आसान है, बुढ़ ने कहा। हम ग्रुप की सूरत में क़याम नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग कमरे हासिल करेंगे। मेकअप में तो होंगे ही, किसी को पता क्या चलेगा, हम एक दूसरे से वाकिफ भी हैं। पुलिस को इतना बेवकूफ़ भी मत समझो बूढ़, वो कोई नुक्ता भी नज़रअंदाज नहीं करेगी। बेहतर यही है कि यहाँ से निकलने के बाद हम अलग अलग होटलों में क़याम करें, मैंने कहा और मेकअप का सामान निकाल लिया। तुम जल्दी से जाकर ज़ाहिर को बुला लाओ ताकि उसका हुलिया भी तब्दील किया जा सके। ये होटल तो हमारे लिए बारूद का ढेर बन गया है, मैंने बूढ़ से कहा। बूढ़ 5 मिनट के अंदर अंदर ज़ाहिर को बुला लाया। उसने मुख्तसर ज़ाहिर को हालात से भी आगाह कर दिया था। उसने आते ही कहा, मुझे सूरत हाल का इल्म हो गया है, अब हमें क्या करना होगा।